नमस्कार आप सभी लोगों को। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आज उसी की कड़ी में एक महामैराथन, एक बहुत अच्छी क्लास आप सभी के बीच में आज हम देने जा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले बायो का पेपर जो बोर्ड एग्ज़ाम का है उसमें आपका चार चांद लगा देगा। आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें कवर करेंगे, एक ऐसे सीक्वेंस से मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसको एक बार सुनने मात्र से ना आपको याद हो जाएगा और आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए ना बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो बस आप जुड़ जाइएगा और हर एक दोस्तों के पास ना ये वीडियो सभी को शेयर कर देना है। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे बायो में जो लेसन्स हैं उनके लेसन्स के अकॉर्डिंग आज हम लोग टोटल 4 लेसन्स की बात करेंगे। क्या क्या मेरे पास 4 लेसन्स हैं? देखो, मेरे पास पहला लेसन क्या रहने वाला है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके प्रमुख चर्चा करेंगे। उसके अलावा मानव जनन, आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन के आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास एक टॉपिक, एक लेसन और मेरे पास क्या रहेगा, जनन स्वास्थ्य, है ना। उसके अलावा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, आज हम लोग ये पार्ट 1 रहेगा। इस पार्ट 1 में हम लोग टोटल 4 लेसन्स को कवर करने वाले हैं, जिससे आपका ना 1 लाइनर क्वेश्चन, उसके अलावा अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरे आपके तैयार हो जाने वाले हैं। तो बस किस बात की देरी है, बस आह्वान कर देना, आमंत्रित कर देना उन सभी बच्चों को जो बच्चे अधूरे हैं, जिनके पास अभी वो क्लास करने नहीं जा सकते हैं, तो उनको ये आप सभी को नॉलेज देना है। सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को, सभी लोगों के पास ये वीडियो इतना फैला देना कि शायद सबको नॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आओ हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। आपको मेरी बात को सिर्फ सुनना है, मैं समझाऊंगा कम, आपको यहाँ पे सिर्फ सुनिएगा। मेरा काम रहेगा आपको मोटिवेट करना, मेरा काम रहेगा आपको अच्छे से समझाना। ठीक है, मेरी बात को बस कानों तक जाने देना, इस कान तक जाने देना, अब कान तक जाए फिर अंदर इसको आत्मसात कर लेना। ठीक है, सुनिएगा, बोर्ड एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले खूब सुनिएगा, जिससे आपके 4 लेसन ना बिल्कुल खूब अच्छे से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आओ, हाँ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये डिटेल आपको नहीं बताने वाला, डिटेल में एक भी नहीं बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, सुनना है और सुन करके अपने दिमाग में बैठाना है। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक देखना, विश्वास मानो आपको ना ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। तो आओ शुरुआत करते हैं। ठीक है बाबू, देखना सब लोग, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है। पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या होता है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है। देखो, ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन में कि मालूम है बीजांड का वह स्थान बताइए जहां पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है। तो मेरे दोस्त एक काम करना, इसका आंसर आप लोग नाभिका बता देना, नाभिका, है ना। ठीक है, याद हो जाएगा कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसको आप लोग क्या कहोगे, नाभिका कहोगे। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या करता है हमारे पास, सेब एक असत्य फल है। देखो मैंने कहा ना आपको पूरी फैक्चुअल डाटा मिलेगी, पूरी फैक्चुअल डाटा, है ना। सेब एक कैसा फल आपका है, असत्य फल है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि सेब एक असत्य फल है ना, या फिर सेब एक असत्य फल है क्यों, या फिर सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। 2 क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो देखो फल आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मेरे भैया, फल 2 प्रकार का होता है, एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल, है ना। अब जा समझो, ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सत्य फल कहते हैं, और जिनका विकास अंडाशय से न होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असत्य फल कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, सेब एक असत्य फल है। क्यों असत्य फल है, क्योंकि इसका पुष्पासन खाया जाता है, यानी सेब का विकास पुष्पासन से होता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधों में होता है, जो द्विनिषेचन है ये किस प्रकार के पौधों में होता है ये आपको बतानी है। देखो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि पौधों को हम लोग 2 भागों में कैटेगराइज कर देते हैं,
आवृतबीजी और अनावृतबीजी, है ना। अब देखो, आवृतबीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है ना। क्या होता है? आवरण पाया जाता है। ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर क्या होता है? आवरण पाया जाता है, उसे आवृतबीजी कहते हैं। और जिनके ऊपर आवरण ना पाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? अनावृतबीजी पौधे कहते हैं। ऐसे ही जरा याद करना, जो द्विनिषेचन होता है, इस द्विनिषेचन की क्रिया, द्विनिषेचन का प्रोसेस किसमें होता है? आवृतबीजी पौधे में होता है। इस बात को ध्यान देना सब लोग, किसमें आपका होता है? आवृतबीजी पौधे में होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलो। सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ये कैसे फल है? आभासी फल है। ये याद करना है। आभासी फल क्यों भैया? आभासी फल क्यों है? याद करना, क्योंकि सेब है, स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है, इनका विकास पता कहाँ से होता है? इनका विकास होता है पुष्प के किसी अन्य भाग से, अंडाशय से नहीं होता है। अंडाशय से होता तो क्या होता? सत्य फल होता। लेकिन इनका विकास किससे होता पता है? इनका विकास होता है आप लोगों का पुष्प के किसी अन्य भाग से, इसलिए इनको आभासी फल भी कहते हैं। इसी को असत्य फल भी कहा जाता है, इसी को कूट फल भी कहा जाता है। किनको? सेब को, स्ट्रॉबेरी को, अखरोट को। दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन या अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किन्हीं दो असत्य फलों के नाम बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? सेब होगा, स्ट्रॉबेरी होगा, अखरोट होगा। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। टेपिटम का क्या कार्य है? कई बार क्वेश्चन बना है, कई बार बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बने हैं क्लास 12, ध्यान दीजिएगा। टेपिटम का क्या कार्य है? मैं बता दूं, जो टेपिटम होता है इसका कार्य क्या होता है? परागकणों को पोषण देना। क्या करना? परागकणों को पोषण देना। किसका काम आपका होता है? तो टेपिटम का होता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है? ठीक है, तो याद करेंगे सब लोग कौन है? प्रोफेसर माहेश्वरी, है ना। प्रोफेसर माहेश्वरी कौन है? ये भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया है। ठीक है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्रोफेसर माहेश्वरी। मैंने कहा ना, सिर्फ आपको सुनना है, सुनने से चीजें याद होती है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एक बार सुनिए, एक बार दो बार सुनो, विश्वास मानो ना। ये पूरी मैंने जितना मैंने किया हुआ है ना, ये 2 दिन की मेहनत है। और 2 दिन में शायद ये जो आप आज आंकड़ा ले रहे हो मेरे पास, ये डाटा, फिक्चर डाटा आप ले रहे हो ना, ये सबसे बड़ी चीज है। एक जगह, एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इतने सारे डाटा मिल रहा है, ये बहुत काम का है। ठीक है, एग्जाम से पहले आप 2-3 बार प्लीज दोहरा के जाइएगा। देखो मैंने क्या बोला? भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? प्रोफेसर माहेश्वरी थे। ठीक है, अब आगे चलो। आगे क्या निकल के आता है? सेल्विया। देखो एक पौधा है सेल्विया नामक, सेल्विया, और एक पौधा और याद करना, सेल्विया और एक और क्या चीज? सूरजमुखी। सेल्विया में और सूरजमुखी में, है ना, जो परागण की घटना होती है ये कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा आपका होता है? कीटों के द्वारा होता है। किसमें मेरे भैया? सेल्विया में। और बाबू क्या चीज? सेल्विया के अलावा और कौन सा आपका? सेल्विया होगा और क्या? सूरजमुखी होगा। इन दोनों में परागण की घटना कीटों के द्वारा होता है। ओके माय डियर, आगे चलो आगे चलो। परिपक्व भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश पता होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चार्ट पेपर पे भ्रूण कोश बनाए हुए हैं, बीजांड का स्ट्रक्चर बना के ले गए थे, है ना। तो ध्यान देना, परिपक्व भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होता है और 7 कोश सेल होते हैं। तो परिपक्व भ्रूण कोश, जो परिपक्व भ्रूण कोश होता है वो 8 केंद्रकी होता है और 7 कोशिकी होती है। आप ये दोनों पॉइंट आप याद करेंगे। जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष नहीं, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश में बात कर रहा हूं। भ्रूणकोश क्या होता है? 8 उसमें केंद्रक पाए जाते हैं और 7 कोशिकी वो होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलो। मांसल फल किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन बना है कि मांसल फल किसे कहते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं बताऊं, मांसल फल किसे कहा जाता है? तो देखो, ऐसे फल जिनका विकास अंडाशय से होता है, ऐसे फल जिनका विकास कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। अंडाशय के बाद जो फल बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मांसल फल कहते हैं। मांसल फल को पता मालूम है? उसी मांसल फल को सरस फल भी कहते हैं, उसी मांसल फल को गूदेदार फल भी कहा जाता है। तो मांसल फल क्या होते हैं? मांसल फल वे फल होते हैं जो निषेचन के पश्चात अंडाशय से बनता है। निषेचन के पश्चात कहाँ से होता है? कैसे बनता है? अंडाशय से होता है
उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, याद करना, मांसल फल कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, जो मांसल फल होता है, मांसल फल के टोटल 3 भित्तियां होती हैं। कौन कौन सा, ध्यान देना सब लोग, पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, मतलब वाफल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतःफल भित्ति। इस बात का ध्यान देना सब लोग। ठीक है, ये मांसल फल आपका हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्पक्रम क्या होता है, ध्यान देना सब लोग, पुष्पक्रम की मैं बात कर रहा हूँ। ये पुष्पक्रम क्या होता है, एक पल के लिए याद करो। मान लो बाबू क्या चीज़ है, ये आपके पास क्या है, कोई डाली है ना, कोई ब्रांच है, कोई पुष्प अक्ष है। देखो मैंने क्या लिखा है, पुष्प के पुष्प अक्ष पर, जो पुष्प अक्ष, मान के चलो ये पुष्प अक्ष है, ये पुष्प अक्ष है, इस पुष्प अक्ष पे पुष्प का लगना, फ्लावर का लगना, फ्लावर का लगना क्या कहलाता है, पुष्पक्रम कहलाता है, इनफ्लोरेंस कहलाता है। तो पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्प के पुष्प अक्ष पर लगने के क्रम को क्या कहा जाता है, पुष्पक्रम कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप पॉइंट कर लेना सब लोग। ठीक है, चलो भाई, किसी को बोरियत नहीं होना है, ध्यान से 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास बनेगी, खूब ध्यान से समझना है। ठीक है, कोई भी बच्चा, ठीक है, इस क्लास को अधूरा नहीं छोड़ेगा, सबको लास्ट तक देखना, लास्ट तक, क्योंकि मालूम मैं बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं। अब आगे चलो। जलीय परागण करने वाले 2 पौधों के नाम लिखने के लिए एग्जाम में आता है कि मालूम है, जलीय पौधे, जलीय परागण करने वाले 2 पौधों को नाम लिखने के लिए एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो इनके से आप लोग क्या लिखोगे, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। ठीक है, ये 2 ऐसे पौधे हैं जो जलीय परागण करते हैं। क्या क्या भैया, एक क्या बोलोगे सब लोग, वेलिसनेरिया और हाइड्रिला। वेलिसनेरिया और हाइड्रिला 2 ऐसे पौधे होते हैं जो जलीय परागण करते हैं। क्या करते हैं, जलीय परागण करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं भाई, आगे चलते हैं। निमीलित पुष्प किसे कहा जाता है, ध्यान देना सब लोग, निमीलित, निमीलित पुष्प किसे कहा जाता है, इस बात को आप पॉइंट कीजिएगा। देखो जो निमीलित पुष्प होता है, ये इसकी डिफिनेशन क्या निकल के आएगा, इसका परिभाषा कैसे दोगे आप। देखो कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं, बाइसेक्सुअल पुष्प होते हैं, जो कभी नहीं खिलते हैं, जो कभी खिलते ही नहीं है। तो ऐसे द्विलिंगी पुष्प, ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट्स, पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, निमीलित पुष्प कहा जाता है। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने कहा ना आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको डिटेल वीडियो नहीं दे रहा, सिर्फ आपको उतना ही बता रहा जितना आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, यदि थोड़ी मोड़ी नॉलेज किसी भी टॉपिक के ऊपर है ना, तो आप उसके बारे में आप और भी चीज़ें बना करके लिख सकते हैं। तो आपको उस टॉपिक की बेस मैं तैयार कर रहा, और वो बेस यदि आपको तैयार हो जाता तो आपके लिए बढ़िया है। तो निमीलित पुष्प किसे कहा जाता है, ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं है। अच्छा भाई, इनके एग्जाम्पल की बात कर लो, तो इनके एग्जाम्पल जरा ध्यान देना। एक आपका पौधा है, एक आपका पुष्प है, नाम क्या है, कनकौवा, कनकौवा, जिसको मालूम है कॉमन लीना भी कहा जाता है, ये कभी नहीं खिलता है। ऐसे ध्यान देना, गुल मेहंदी, गुल मेहंदी भी क्या है, एक प्रकार का ऐसा पुष्प है जो कभी खिलती ही नहीं है, जिसको इम्पेंटिनेसी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलो भाई। बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या होता है, बैगिंग या थैली लगाना तकनीक किसे कहा जाता है, इस बात को नोटिस करना है सबको। आइए भैया देखते हैं। देखो जो बैगिंग होता है, जो थैली लगाना तकनीक होता है, इसमें क्या करते हैं, ऐच्छिक परागकणों का उपयोग किया जाता है। मतलब अपनी इच्छा पे हम चाहें तो जिस परागकण को चाहें उसको उस पर हम लोग ला दें, और चाहे तो अनैच्छिक परागकणों को रोक सकते हैं। तो जो अनैच्छिक, जो मेरी इच्छा से परागण नहीं आते हैं, ऐसा नहीं, देखो 2 प्लांट्स हैं, यहाँ का परागकण निकल के यदि इस पे जा रहा है ना, वर्तिकाग्र पे जा रहा है, तो हम क्या करें, ये जो वर्तिकाग्र है, इस पौधे परागकण जो आने वाला है ना, जो मेरी इच्छा पे नहीं है, ये तो आ सकता है, नेचुरली आ सकता है। तो हम यदि इसके परागकण को इस पे आने से रोकना चाहते हैं ना, तो क्या करोगे बाबू, इनको बैग, मतलब बैगिंग, मतलब बाबू क्या होता है, थैली लगाना। कोई भी एक बोरा मतलब कोई भी एक झोला, मतलब ये कह दो कोई एक आवरण है, थैली है, उस थैली से क्या कर दो, इस वर्तिकाग्र को ढक दो। जब ढक दोगे तो क्या होगा भैया, क्या होगा, यहाँ का परागकण इस पर नहीं आ पाएगा, है ना। तो क्या हुआ,
अनैच्छिक परागकणों को आपने रोक दिया ना। अब जब चाहो तब आप अपनी इच्छा के अनुसार मतलब इस पे पॉलन ग्रेन्स डाल सकते हो, ठीक है। तो वही डिफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है, ऐच्छिक परागकणों को उपयोग करना तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना क्या कहलाता है, बैगिंग कहलाता है या थैली लगाना तकनीक कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है बाबू आपको ना अच्छे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कोई जल्दबाजी तो नहीं है ना, आराम समझ में आ रहा है सबको ना, ठीक है भाई। सभी का कमेंट, यदि आपको क्लास पसंद आएगी ना, सबका कमेंट चाहिए कि सर हमें ये ना जो आपने बना रखा है ना इतनी मेहनत से, ये हमारे लिए बहुत काम का था। सही बच्चों का कमेंट मैं देखूंगा, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। आगे चलो भाई, अगला वो क्या पाओगे सब जरा ध्यान देना। तो एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, कई बार बना है क्वेश्चन, कई बार बना है। एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भैया, क्योंकि सेब का विकास, जो सेब फल बना है किससे बना है भैया, तो पुष्पासन से विकास होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, है ना, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, असंगजनता किसे कहा जाता है, मतलब एपोमिक्सिस क्या है भैया, एपोमिक्सिस, असंगजनता, असंगजनता एपोमिक्सिस किसे कहा जाता है, याद करो भैया, एपोमिक्सिस किसे कहा जाता है। तो जो एपोमिक्सिस होता है, यदि हम लोग इसका डिफिनेशन चाहें तो हम लोग क्या पाएंगे, जरा याद करना सब लोग। देखो तो, बिना युग्मक संलयन, यानी कोई गैमेट्स फर्टाइल नहीं हुआ है, बिना युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना नए पौधे का विकास असंगजनन कहलाता है। अच्छा भाई, हम तो सब जानते हैं कि मालूम है कोई पौधा बनना है तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों को फर्टिलाइजेशन, फिर नया पौधा बनता है, ये हम लोग यही जानते हैं ना। लेकिन असंगजनता एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पता है क्या होता है, गैमेट्स बनते ही नहीं है, बिना युग्मक का ही नया पौधा बन जाता है। तो आप उसको आप क्या बोलोगे, असंगजनता, एपोमिक्सिस कहोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो एपोमिक्सिस टर्म है ये कौन दिया था पता है, एक वैज्ञानिक थे, नाम क्या था, विंकलर। विंकलर ने 1908 में असंगजनता शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है भाई। असंगजनता जो मैं आपको बता दिया अभी आपको, बिना युग्मक, बिना गैमेट्स फॉर्मेशन के क्या होता है, बिना फल का विकास हो जाता है। अच्छा बाबू, जो आपके पास ना असंगजनता होता है, इसका एक एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जिनका विकास जड़ से होता है, तना से होता है, पत्ती से होता है, यानी पौधे के वर्धी भाग, पौधे के जो बाहरी भाग होते हैं, पौधे के बाहरी भागों से नए पौधे का विकास होना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है ना, या फिर उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी किसे कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी, अनिषेक फलन किसे कहा जाता है, इस बात को आप नोटिस करना सब लोग। क्या होता है दोस्त, अंडाशय के बिना निषेचन के फल निर्माण, देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी निषेचन नहीं होता है, अंडाशय के बिना बिना निषेचन का फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है। देखो अनिषेक फलन का मतलब भी क्या होता है, अ मीन्स क्या होता है, नहीं, निषेक मीन्स क्या होता है, निषेचन, बिना निषेचन का ही फल का बन जाना अनिषेक फलन कहलाता है, ठीक है। अब भाई जरा एक बात को और ध्यान देना सब लोग, बिना निषेचन का फल का बनना अनिषेक फलन कहलाता है, ये तो बात हमको समझ में आ गई सर। लेकिन जो अनिषेक फलन होता है ना, इस शब्द का प्रयोग कौन किया था, एक वैज्ञानिक थे भाई, नाम था उनका नॉल, क्या नाम था उनका, नॉल ने क्या किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था अनिषेक फलन का। एक बात और भी ध्यान देना सब लोग, जो अनिषेक फलन होता है ना, अनिषेक फलन, इसमें क्या होता है बाबू, अनिषेक फलन जो भी होते हैं, जो बिना निषेचन के फल बन जाते हैं, ये बीज रहित होते हैं, मतलब इनमें बीज नहीं पाया जाता, ठीक है, इनमें बीज पाया नहीं जाता है। सर इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनमें बीज नहीं पाई जाती, तो आप उनका ग्रेप्स, अंगूर का नाम बता सकते हो, केले के नाम बता सकते हो, अनानास का नाम बता सकते हो, ठीक है, आप एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ गई। अगला देखो, आभासी फल किसे कहा जाता है, आभासी फल,
तो ये बार बार क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, क्यों लिखा हूँ, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इसके ऊपर, ध्यान देना। आभासी फल, तो ऐसे फल जिनका विकास क्या होता है, अंडाशय से न होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से हो जाता है, उसको भी आपको क्या कहोगे, तो आभासी फल कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। ठीक है, तो ये इस तरीके से बाबू मेरा पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, देखो भाई मेहनत लगती है और इस मेहनत में यदि आपका साथ मिल जाए ना तो बहुत अच्छे से हम अपने कारवां को चलाएंगे। तो बस आपका साथ चाहिए, तब हम लोग कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसी लेसन के कुछ टॉपिक्स और हैं, उस टॉपिक को जरा देख लेते हैं। एक दो टॉपिक्स और के बाद में और भी मैं बात कर लेता हूँ। देखो परागण, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था 2023 में, एक क्वेश्चन पूछा था परागण क्या है ना, और इनके महत्व क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप एक काम करेंगे, परागण क्या है तो आपको पता है बाबू क्या चीज़, पुष्प के जो परागकोश होता है, पुष्प के परागकोश से परागकण का, पॉलन ग्रेन्स का निकलना और निकल करके वर्तिकाग्र पे पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, कौन कौन से, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वयं परागण और पर परागण। इनको एक बार आप डिटेल में पढ़ लेंगे सब लोग। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, आप इनको डिटेल में कवर कर लेंगे सब लोग। ठीक है, ओके माय डियर, आगे चलो बाबू। बी पुंसन किससे कहते हैं, देखो ये भी कई बार क्वेश्चन बना है, बी पुंसन किससे कहा जाता है। तो बी पुंसन किससे कहते हैं, यदि हम लोग इनको देख लें तो क्या पाएंगे, एक द्विलिंगी पुष्प के, देखो कोई भी बाइसेक्सुअल प्लांट्स है ना, किसी एक द्विलिंगी पुष्प है, एक द्विलिंगी पुष्प के कली अवस्था में परागकोश को काट करके अलग करना बी पुंसन कहलाता है। देखो भाई कोई पुष्प है और उस पुष्प का जो परागकोश है, इस परागकोश को काट करके अलग कर दो, काट करके अलग कर दो, निकाल दो भैया। जब निकाल दोगे ना तो यही क्रिया पता क्या कहलाती है, बी पुंसन कहलाती है। तो बी पुंसन क्या है मैं आपको बता दिया कि किसी द्विलिंगी पुष्प के कली अवस्था को काट करके अलग करना क्या कहलाता है, बी पुंसन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो हो रही बाबू ना, आगे चलते हैं। देखो भाई द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो किसने किया था, नॉशिन ने किया था। ये तो सबको टिप ऑफ द टंग ये क्वेश्चन होने चाहिए, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, नॉशिन ने किया था। ठीक है भाई आगे चलते हैं। त्रिसंलयन किसे कहते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है, मैं बताऊं बाबू, इसका मैं आंसर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ हूं और मैं बता भी नहीं सकता इसको, क्यों, ये दोनों के दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके लिए फिगर कंपलसरी है। तो आप इनका डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल पे वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप बुक से कवर कर लें, या फिर इसके बारे में एक बार फिर किसी दिन मॉर्निंग टाइम में मैं आपको ये बता दूंगा। त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन दोनों को आप कवर कर लेंगे प्लीज़ आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये लंबे टॉपिक्स हैं, इनको एक बार यहाँ पे कवर कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने इसको आपके लिए छोड़ दिया कि एक बार इसको कवर कर लेंगे सब लोग, त्रिसंलयन और डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर, ये भी कवर कर लेंगे सब लोग। इसका मैं आंसर देखो बाबू, एक चीज और मैं बता देता हूं, त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन और भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर और बीजांड की संरचना, ये जो 4 टॉपिक आप देख रहे हो, त्रिसंलयन, द्विनिषेचन, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर और बीजांड की संरचना, ये मैंने अपने पीडीएफ में दे चुका हूं, ये मैंने अपनी पीडीएफ में इसके आंसर के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया हुआ है। जिन बच्चों को नहीं मिला है वो एक बार टेलीग्राम पे देख लेंगे, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, कलरफुल नोट से आप उनको ले लेंगे सब लोग। ठीक है, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष में अंतर, बीजांड की संरचना, त्रिसंलयन और डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनको एक बार देख लेंगे। तो अब इस तरीके से आपका क्या रहा, पहला लेसन रहा। पहले लेसन में जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, जो अधलघुत्री क्वेश्चन था, बहुविकल्पी क्वेश्चन था, मैंने उतना आपको बताने का कार्य कर दिया। उम्मीद है कि सही बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक बार 2 बार देखोगे सब लोग तो आपके ना जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई
आगे सबको ना समझ में भी लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी क्लास है। इससे बढ़िया क्लास आपको ना पूरी यूट्यूब पे आपको ना इस तरीके से नहीं मिलेगी। इस तरीके से एक जगह आपको इतनी सारी जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो क्या चीज़, मानव जनन की बात करता हूँ। मानव जनन जो लेसन हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्या क्या बन सकता है भाई। देखो, एंड्रोजेंस एक हार्मोन है, एंड्रोजेंस, ये मानव जनन का पहला क्वेश्चन है। एंड्रोजेंस हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये मालूम है? स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट पीसेस की मैं बात कर रहा हूँ। एंड्रोजेंस हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, कहाँ से निकलता है? तो एंड्रोजेंस हार्मोन लीडिंग कोशिका से निकलता है। आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि एंड्रोजेंस हार्मोन कहाँ से निकलता सबका है, तो एंड्रोजेंस हार्मोन आपका लीडिंग कोशिका से निकलता है। ठीक है, याद हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलो। स्त्रियों में जो आतृ चक्र होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ये कितने दिन तक चलती है ना? कितने दिन तक चलती है? एक फीमेल के अंदर जो आपका आतृ चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, वो कितने दिन तक चलती है? तो आप ध्यान देना सब लोग, 28 से लेकर के 29 डेज तक, है ना? 28 से 29 दिन तक ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है एक फीमेल के अंदर। ठीक है भैया, आगे चलो सब लोग। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये भी देखो कई बार क्वेश्चन बना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी लीडिंग कोशिका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लीडिंग कोशिका से। तो देखो दो हार्मोन्स हो गए ना लीडिंग कोशिका से निकलते हुए, पहला क्या चीज, एंड्रोजेंस, और दूसरा क्या चीज, टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों के दोनों मालूम है लीडिंग कोशिका से निकलती है। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलो। आर्तव चक्र, जो आर्तव चक्र होता है, इसका नियमन कौन करता है? इनको मालूम है, जो 28 to 29 दिन तक ये चल रहा है, इनको चलाने का कार्य कौन से हार्मोन्स करते हैं? तो ध्यान देना सब लोग, LH और FSH हार्मोन, है ना? ल्यूटिन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिन हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो आपके पीयूष ग्रंथि से निकलती है, मास्टर ग्लैंड से निकलती है, जो आपके ब्रेन में पाई जाती है ना, सिलेटर्स का नामक गड्ढे में पाई जाती है। याद करो सब लोग, मटर के दाने का आकार का था, मटर के दाने के आकार का जो पीयूष ग्रंथि है, वहां से कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, बहुत सारे निकलते हैं, है ना? तो वहीं से दो हार्मोन्स है LH और FSH, ये दोनों क्या करता है, आर्तव चक्र क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी इनको नियमन करता है, चलाने का कार्य करता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। प्रसव क्या होता है? प्रसव मतलब पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन क्या होता है मेरे दोस्त? प्रसव क्या होता है? प्रसव क्या होता है भैया? चलो देखते हैं प्रसव क्या होता है। देखो, गर्भकाल पूरा होने पर, है ना, जब माँ के अंदर गर्भकाल पूरा हो जाता है, तो गर्भकाल पूरा होने पर पूरे विकसित, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल के विकसित हो गया होता है, उस डेवलप्ड शिशु को माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। ये तो सब बच्चे जानते हैं कि पार्ट्यूरेशन किसे कहा जाता है, प्रसव किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला देखो, वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? स्पर्म, जो मेल होते हैं, मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है, उस स्पर्म को पोषण देने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो बाबू ध्यान देना, उनको क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्टोली कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप नोटिस करेंगे सब लोग, सर्टोली कोशिका कहा जाता है। मैंने कहा ना, आपको सिर्फ सुनना है, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देख लो, एक दो बार सुन लो, विश्वास मानो, सुनने से कई सारी चीजें ना कंठस्थ हो जाती हैं, तो आपको सुनना है। ठीक है, चलो भाई आगे चलो। बाबू ध्यान देना, सही बच्चों की लाइक आनी चाहिए, लाइक सभी बच्चे कर देंगे, और मैंने कहा ना सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, सब्सक्राइब कर देंगे सब लोग, है ना? क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए बहुत, आपका मोटिवेशन ही ना मेरे लिए सब कुछ है। ध्यान देना बाबू सब लोग, आगे चलना सब लोग। मैंने बोला ना कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है भाई, आगे चलो। अंड जनन क्या होता है? oogenesis
अंड जनन क्या होता है भैया? देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। अंड जनन मतलब क्या होता है? अंड का बनना, एग का बनना। तो क्या होता है वो जरा ध्यान देना सब लोग। तो देखो स्त्री के अंडाशय के, है ना, जो स्त्री का अंडाशय होता है, स्त्री के अंडाशय की जनन एपिथेलियम की कोशिका होती है। जो फीमेल होती है, फीमेल के अंडाशय में क्या होता है? जनन एपिथेलियम सेल्स होते हैं। तो जनन एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा अंडाणुओं का बनना, एग का बनना अंड जनन कहलाता है। तो अंड जनन का मतलब क्या होगा? एग का बनना, एग का बनना फीमेल के अंदर अंड जनन कहलाता है। ठीक है, चलो भाई शुक्राणु जनन क्या कहलाता है? भाई वही चीज है, स्पर्म का बनना, शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है भाई, आगे चलो भाई, ध्यान देना। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु का चित्र, इन तीनों का एक बार आप फिगर देख लेंगे। फिगर कैसे भैया? मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ आप लोगों को। उस फिगर में ना मैंने इन सभी चीजों को मैं बताया हुआ हूँ। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और शुक्राणु का चित्र, इन तीनों को आपको फिगर उस पीडीएफ में मैं दिया हुआ हूँ। इनको देख लेंगे सब लोग और देखने के बाद ही एग्जाम में जाएंगे, है ना। क्या क्या? नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और शुक्राणु का चित्र, इन तीनों को प्लीज आप एग्जाम में से पहले देख के जाएंगे सब लोग। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलना। प्रथम ऋतुस्राव, जो फीमेल के अंदर प्रथम ऋतुस्राव, जिसको रजोधर्म कहते हैं, जिसको मेनार्की कहा जाता है। ठीक है ना, जब फीमेल के अंदर 12-13 साल की उम्र में जब ऋतुस्राव होता है तो प्रथम ऋतुस्राव जो पहली बार होती है ना, उसको रजो दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजो दर्शन कहते हैं। और जब ऋतुस्राव अंतिम बार होता है एक फीमेल के अंदर, लगभग वो 40 से 45 साल की जब उम्र होती है, तो उस समय जब ऋतुस्राव समाप्त हो रहा होता है ना, उसको रजो निवृत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजो निवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लेंगे सब लोग। ठीक है भाई, जरा मुझे बताओ सब लोग कि आपको क्या ये 2 लेसन्स के जो बहुत ही ना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के थे, बिल्कुल शॉर्ट टाइप, बिल्कुल जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमें सर याद हो रहे हैं। और मैंने कहा ना यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, सब कुछ यहीं से देखना सब लोग मिलेगा। थोड़ा मोड़ा यदि आप एक बार अब बुक के द्वारा पढ़ लोगे, जितनी चीज़ें बताया हूँ इसको डिटेल में पढ़ लोगे, तो आपके लिए ना बहुत अच्छी तैयारी आपके पास हो जाने वाली है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब हम लोग आगे की तरफ। ठीक है बाबू, देखो हमारे पास क्या है, एक नया लेसन आपका आता है, क्या चीज़? जनन स्वास्थ्य। अब जनन स्वास्थ्य में क्या क्या कवर करना है? ठीक है, रिप्रोडक्शन हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए भैया, इनमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं। और देखो पहला वैसेक्टोमी क्या होता है? वैसेक्टोमी ये पूछा जाता है बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन में कि वैसेक्टोमी किससे संबंधित है। तो वैसेक्टोमी किससे संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए वैसेक्टोमी पुरुषों से संबंधित है। किससे संबंधित आपका है? पुरुषों से संबंधित होता है क्या चीज़? वैसेक्टोमी। ठीक है सर, याद हो जाएगा। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए क्या चीज़? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है? तो ट्यूबेक्टोमी मालूम है स्त्री से संबंधित होती है। यानी देखो पुरुषों के अंदर होने वाली नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है, और स्त्रियों के अंदर होने वाली जो भी नसबंदियाँ होती हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट कर निकाल दिया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये मैंने पूरी की पूरी वीडियो ना ऑफलाइन में बच्चों को खूब डिटेल में पढ़ाया हुआ है, खूब डिटेल में। ध्यान देना सब लोग, है ना। तो आज आपको सिर्फ क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन, एक बार माइंड में बस याद हो जाए आपको। ठीक है, इस बात को नोटिस करना सब लोग। अब आगे चलना। एक क्वेश्चन क्या बन के आता है कि उल्लवेधन क्या है, जिसको मालूम है एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। अब भैया उल्लवेधन क्या होता है? एक काम करो और मैं बता भी देता हूं आपको। देखो जो माँ का गर्भ होता है ना, माँ का गर्भ, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, जब हम डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर से कहते हैं जरा बाबू, जरा डॉक्टर साहब, जरा ये चेक करके बता दीजिए कि पेट में पल रहा बच्चा मेल है कि फीमेल है, या फिर ये बताइए कि पेट में पल रहा बच्चा, गर्भ में पल रहा बच्चा, उसको कोई बीमारी तो नहीं ना है? कोई बीमारी हो तो भी बता दीजिए, कोई अनुवांशिक डिसऑर्डर तो नहीं है ना? है। इन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए ना जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, उस टेक्निक का नाम क्या है? तो उल्लवेधन या एमनियोसेंटेसिस होता है।
इसमें डॉक्टर क्या करता है, माँ के गर्भ में एक मालूम है सिरिंज डालता है और सिरिंज से क्या करता है, एमनियोटिक द्रव को निकालता है सिरिंज में, और उस एमनियोटिक द्रव के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनकी स्टडी करता है। उनका स्टडी करके ये पता लगाता है कि पेट में पड़ रहा बच्चा मेल है कि फीमेल है, कोई बीमारी है कि नहीं है। ध्यान देना, हमारा जो एमनियोसेंटेसिस है, लिंग का पता लगाना, ये मालूम है कानूनन अपराध भी है। इस बात को ध्यान देना सब लोग, क्या चीज़ आपका कानूनन अपराध भी है अब, ठीक है ना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। IVF क्या है बाबू, इस पे के ऊपर क्वेश्चन बन के आएगा, है ना। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाबू मैं बता चुका हूँ इसके बारे में डिटेल में कि अंतःपात्रीय निषेचन क्या होता है, प्रखनली शिशु, इस बात का था ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये पढ़ के जाएंगे सब लोग। मैं बता चुका हूँ कि फीमेल के अंदर ऐसे कपल्स मालूम है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मालूम है क्या करते हैं, फीमेल के अंदर से एग, मेल के अंदर से स्पर्म, दोनों को लिया जाता है, लेने के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है, टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, और कुछ दिन के बाद क्या होता है उनमें, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो बनने के बाद पुनः माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है, जिससे वो कपल्स, ठीक है, वो जो फीमेल है फिर से वो क्या करती है उसके अंदर, ठीक है, फिर वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना सब लोग। IVF, इसके ऊपर मैंने ना एक एनिमेशन, इसके ऊपर मैंने IVF के ऊपर एक एनिमेशन वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, सर्च करेंगे सब लोग, दिशांक सा लेक्चर, है ना, दिशांक सा लेक्चर प्रखनली शिशु, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। एनिमेशन वीडियो मैंने डाला हुआ है, कैसे वहाँ पे किस तरीके से बच्चे बनते हैं और ये किसने खोजा था, कब खोजा था, ये पूरी जानकारी मैंने वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आगे चलो, गिफ्ट क्या है, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ये भी मैंने बताया हुआ आप लोगों को, ठीक है, याद करो, ब्लास्टोमेयर्स की कहानी में बताया था पूरे अच्छे से, है ना। गिफ्ट का गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ऐसे ही IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, गिफ्ट का जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। आप बस इसमें फुल फॉर्म इनको याद कर लो, क्योंकि मैं इन सब की पूरी ना डिटेल क्लास मैंने ले रखा है ना। बस इस समय आप इनकी ना फुल फॉर्म याद कर लें, क्योंकि माइंड में रहेगा। अति लघुत्तरी क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और आप MCQ की ज़्यादा तैयारी कर रहे हो इस समय, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलो। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, लो भैया, ये इस ना हमको तो ऐसा लगता है कि इस बार ना बायो के पेपर में ये देखने को पक्का मिलेगा, कन्फर्म मिलेगा कि जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं। भैया क्या कारण है, आप खुद सोच सकते हो कि क्या कारण है जनसंख्या विस्फोट का, क्या कारण है भैया। देखो, कम आयु में लोग तो शादी कर दे रहे हैं, है ना, कम आयु में विवाह, इस बात का ध्यान देना। दूसरा मतलब बाल विवाह, है ना, चाइल्ड मैरिज, पहला हो जाएगा चाइल्ड मैरिज। यदि हम लोग दूसरा देखें तो क्या है, अशिक्षा, है ना, अशिक्षा हो जाएगा। संयुक्त परिवार प्रणाली आपका है, इसके अंदर अंधविश्वास भी आ जाएगा। उसके अलावा पुत्र का इम्पोर्टेंस, है ना, पुत्र का महत्व हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान देना सब लोग, क्या चीज़ आपका है, तो जनसंख्या विस्फोट के कारण है। गर्म जलवायु भी आपका आ जाएगा। इन सब हेडिंग को आप तैयार कर लेंगे सब लोग एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है भैया। आगे चलो, यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 या किन्हीं 3 या किन्हीं 4 यौन संचारित रोग पूछे जा सकते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, सिफिलिस भी है, सुजाग भी कहा जाता है, एड्स है, गोनेरिया है, हर्पिस है, ये सभी क्या है, यौन संचारित रोग हैं, ठीक है। इस बात को आप नोटिस करेंगे, इनको एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। आगे चलो, देखो, प्रखनली शिशु में बोला ना, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ लेंगे सब लोग। रॉबर्ट एडवर्ड की देख लेंगे, सर्वप्रथम ये हुआ था। लुइस ब्राउन बनने वाली प्रथम, ठीक है ना, प्रखनली शिशु थी, टेस्ट ट्यूब बेबी थी, है ना, ब्रिटेन के रहने वाले थी। मैं सब बता चुका हूँ, एक बार कवर कर लेंगे सब लोग डिटेल वीडियो, ठीक है, यूट्यूब पर जाके देख लेंगे, मिलेगा, इस नाम से मैंने बना रखा है बाबू। आगे चलना सब लोग, आगे चलना, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऊपर आ जाए जनसंख्या विस्फोट के कारण या जनसंख्या नियंत्रण आ सकता है, दोनों में से कन्फर्म में कोई ना कोई एक आ सकता है। देखो, पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करोगे, कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं, जरा देखो।
शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार कर दो। सही बात है ना। यदि पॉपुलेशन पे लगाम लगानी है, पॉपुलेशन को रोकना है, तो हमें क्या करना होगा? शिक्षा को बढ़ाना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, यही तो करना होगा ना। अब याद करो, आज हम क्या है? नंबर 1 है। आज हम क्या है? नंबर 1 है। भैया हम नंबर 1 किस मामले में? भैया किस मामले में? पॉपुलेशन में। सही बात है ना। पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है, इंडिया नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है। याद करो, यदि मैं यूपी को निकाल दूं, उत्तर प्रदेश को निकाल दूं, तो ये 5वें 6ठे नंबर पे आ जाएगा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में। सोचो, हम इतने ज्यादा पॉपुलेशन लेके बैठे हैं, तो इन पे लगाम लगाना हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना होगा। पहली बात, लोगों को एजुकेट करो कि भैया हम दो हमारे दो, ये नारा होना चाहिए सबका, है ना। हम दो हमारे दो, क्योंकि हमारी जो यूपी गवर्नमेंट है ये नियम भी लेके आई थी भी फिलहाल कि जिनके घर 2 से अधिक बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें तो लेके आई हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं कब ये पारित होता है अच्छे से। तो बच्चों की संख्या का निर्धारण होना चाहिए, ये सरकार का बहुत कर्तव्य बनता है कि ये होना चाहिए। विवाह योग्य आय में वृद्धि। सही बात है ना। विवाह की आय में बढ़ोतरी कर दो, है ना। पहले तो आपको पता होना चाहिए, शारदा एक्ट आपको पता होगा ना। शारदा एक्ट के अंतर्गत क्या था कि वहाँ पे क्या होता था, विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी ना वो 12 और 14 थी। 12 लड़कियों की और 14 लड़कों की। इतनी कम उम्र में शादी विवाह हो जाता था। आज क्या है? आज 18-21 का है, लेकिन अभी और भी इसमें डिमांड है बढ़ने की। 21-23 लोग कह रहे हैं, 21-24 जो भी होगा। आप देखो, इसके ऊपर होना भी चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम ये भी होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग करना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है भैया, आगे चलो सब लोग। एक टॉपिक और मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, सरोगेट मदर पर टिप्पणी करने के लिए, और MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, गर्भपात कहा जाता है। इनको देख लेंगे। और सरोगेट मदर, इन दोनों पे आप जाओगे तो एलिमिनेशन मेथड पे मैंने खूब डिटेल में वीडियो बना रखा है, जाके सर्च करना। ठीक है ना। क्या चीज़? सरोगेट मदर बाय दिशांग सर। तो आपको वहाँ पे ना आपको मिल जाएगा सरोगेट मदर पे खूब बढ़िया सा एक एनिमेशन वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमारी चैनल पे आपको मिल जाएगा। पुराने चैनल पे आपका रहेगा अतिथि लेक्चर के नाम से आपको मिल जाएगा, उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अतिथि लेक्चर खोजोगे सब लोग तो उस पर आपको सरोगेट मदर पे मिल जाएगी। ठीक है ना। आगे चलो। उम्मीद बाबू आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ चुका होगा कि बच्चा बोरियत तो नहीं महसूस हो रहा है ना। कोई ऐसा बच्चा जो ऐसा लगे कि अरे यार आज बहुत लंबा क्लास हो गया और समझ में नहीं आ रहा है। भाई एग्ज़ाम नज़दीक है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अंतिम समय, अंतिम वार करोगे तो भाई पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो खूब तन मन के साथ पढ़ो, बस हम आपके साथ हैं, बस आपको समय देनी है। ठीक है। देखो, मैं पॉपुलेशन मैंने बता चुका इतनी सारी चीज़ें, ये लेसन आपके समाप्त हो गए। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया? पृथ्वी पाद में मिलाएंगे जन्म मैंने आपको पढ़ा दिया, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। मानव जन्म मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैंने आपको जनन स्वास्थ्य पढ़ा दिया, बता दिया जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मोटे मोटे, है ना। आगे चलते हैं। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जो अगला लेसन है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त। आगे चलो। देखो भाई, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में क्या बाबू, देखो मेरे पास ये लास्ट चल रहा है, अब आगे चलो। देखो, इनमें सबसे पहला एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या बनेगा कि अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी क्या है? तो आओ, अनुवांशिकी क्या होता है चर्चा कर लेते हैं। तो अनुवांशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या होता है, ध्यान देना सब लोग। क्या चीज़ बाबू? ये जीव विज्ञान की एक शाखा है ना, जीव विज्ञान की शाखा है, एक जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की शाखा है तो इसमें अध्ययन किसकी करते हैं? 2 शब्दों की, एक वंशागति की, एक किसकी? विभिन्नता की। एक इनहेरिटेंस की, एक वेरिएशंस की। तो अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब जरा एक काम करना सब लोग, ये जो अनुवांशिकी है, जो जेनेटिक्स आता है, इस जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? आप कमेंट में हम सबका आंसर चाहेंगे आज, है ना। इस बात का ध्यान देना। ठीक है भाई, आगे चलो। वंशागति किसे कहा जाता है? वंशागति क्या होता है? जिसमें हम एक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो वंशागति कहलाता है। ठीक है भाई। वंशागति की इकाई क्या होती है? जीन होती है।
वंशागतिक इकाई क्या होती है? जीन होती है। और इस जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसने किया था बच्चों? जोहानसन ने किया था। इस बात का ध्यान देना सब लोग, ठीक है भाई। द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप कितना होता है? 9:3:3:1। याद करना, 93:31। और जीनोटाइप क्या होता है? 121, 242, 121। याद होना चाहिए सबको, ठीक है भाई। आगे चलना। 21वें जोड़े के क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सी रोग होती है? जो 21वें नंबर की जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यदि उनमें त्रिसूत्रता हो जाए, ट्राइसोमी अवस्था आ जाए, तो कौन सी रोग आपकी होती है? डाउन सिंड्रोम। कौन सा आपका होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। और मैं बता दूं कि इस डाउन सिंड्रोम को ना मंगोली जड़ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? तो मंगोली जड़ता कहा जाता है। और इस डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था? लैंगडन डाउन ने किया था। ये भी आपको पता है। अच्छा सर, इसका कुछ मतलब इसके कुछ लक्षण भी हैं क्या? हाँ भैया, लक्षण हैं डाउन सिंड्रोम को लेकर के। क्या? ये जो माथा है ना, माथा ये क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाता है। इंसान अल्प विकसित मतलब नाटा हो जाता है। दिमाग अल्प विकसित होता है। ये होठ फट जाते हैं, है ना। चेहरा गोल सा हो जाता है। ये सब लक्षण होते हैं किसके बाबू? तो ध्यान देना सब लोग, डाउन सिंड्रोम के, ठीक है। इस बात का ध्यान देना सब लोग। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं हम लोग। मेंडल के 3 नियम कौन कौन सा? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। मैंने इन तीनों को डिटेल में बताया हुआ है। डिटेल में बताया हुआ है। प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अभिवन का मैंने डिटेल में क्लास ले रखी है ना। प्रभाविता का, पृथक्करण, स्वतंत्र अभिवन, तीनों को कवर करके प्लीज जाएंगे सब लोग, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, ठीक है भाई। और आगे चलो। अब जरा आगे की जरा ध्यान देना। स्वयं प्रभाविता और अपूर्व प्रभाविता, ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, ध्यान दें सब लोग। उठा के क्वेश्चन पेपर देखना सब लोग। ये जो अपूर्व प्रभाविता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कई बार क्वेश्चन बना हुआ, कई बार क्वेश्चन बना सबका। अपूर्व प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को लेकर के। तो मिराबिलिस जलापा, ये क्या है? एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल आपका है? तो अपूर्व प्रभाविता का है। याद कर लेंगे सब लोग। मैं बता जाऊँ इसके बारे में, आज डिफिनेशन में नहीं बताने वाला, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि मैं इसके ऊपर क्लास बहुत अच्छे से ले चुका हूँ। एक संख्या क्रॉस सबको पढ़ना है, द्विसंख्या क्रॉस पढ़ लेना, ये लोग पढ़ लेंगे सब लोग, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। आगे देखो, वंशागति के क्रोमोसोम वाद सिद्धांत किसने दिया था? सटन और बावेरी ने दिया था। ये भी पढ़ लेंगे सब लोग, ठीक है भैया। हो जाएगा सबका ना, ठीक है भाई। आगे चलो। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था? आसान बात है भैया। व्हाई चूज द पी प्लांट्स बाय मेंडल? बताओ क्यों चूज हुआ था? क्योंकि मेंडल ने चूज किया इसलिए क्योंकि जो मटर का पौधा कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। कहीं भी इनको फेंको, कहीं भी लगा सकते हो, है ना। और ये क्या होते हैं? एनुअल होते हैं, एक साल में 2 बार कहीं हो सकते हैं। वेरिएशंस बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान देना। और मेंडल ने टोटल मटर के पौधे का 7 लक्षण स्टडी किया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन और आपका है। अलील किसे कहते हैं? तो अलील किसे कहा जाता है? ध्यान देना। अलील क्या होता है? जीन की जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? अलील कहते हैं। जीन के जोड़ी को हम क्या बोलते हैं? अलील कहा जाता है, ठीक है। इसी को युग्म विकल्पी भी कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भैया। अब जरा मुझे बताना सब लोग, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को देखा और देख करके ऐसा लगा कि हाँ भाई, मैंने इस क्लास से बहुत सारी जानकारी लिया हुआ है। सभी बच्चे काम कर लें, इनका स्क्रीनशॉट लें सब लोग, तो फटाक से इनका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें, तो फटाक से ले लिया ना, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया तो बस आपको क्या करना है, अब मैं बता दूं, इनको 1 बार 2 बार 3 बार प्लीज पढ़ के जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 आपको हम परसों देने का कार्य करेंगे, आज कल नहीं परसों मिल जाएगा पार्ट 2। टोटल 3 वीडियो लेके आऊंगा मैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये पार्ट 1 था। अब इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एग्जाम इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 देने का कार्य करूंगा। हाँ, एक बात और ध्यान देना सब लोग, पूरी की पूरी है ना ये क्लास, आपसे रिक्वेस्ट है भैया सभी लोगों के पास शेयर कर देना, कोई भी बच्चा बाकी ना रह जाए। आपका जितना फ्रेंड सर्कल है सभी बच्चे इसको देखें
और ध्यान देना, आपका पैसा नहीं लगता है, न तो सब्सक्राइब करने में, न तो लाइक करने में, न तो शेयर करने में। तो कंजूसी ना करना भैया, लाइक भी कर देना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए इस प्रकार की वीडियो बनाने में मदद करेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।